नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, रसिया और इंडिया के नाम दुनिया बरसों से सुनती आई है, लेकिन आज इन दोनों देशों के बीच में जो चाल चली जा रही है वो सीधे जमीन के नीचे दबे खजाने तक पहुंच चुकी है। वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के बाद जिस रूस को कई लोग आर्थिक तौर पर घिरा हुआ मान रहे थे, उसी रसिया की जमीन पर भारत ने ऐसा दरवाजा खोल दिया है जहां से खाद, खनिज और पैसा तीनों एक साथ पक्की और लंबी सप्लाई के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कोई साधारण डील नहीं है, ये आने वाले दशकों का रोड मैप है, जहां खेल अब सिर्फ बाजार में नहीं है, बल्कि खजानों, कारखानों और सप्लाई चेन के हर मोड़ पर तय होगा। दोस्तों, रूस छोड़ो, भारत ने अपने दोस्त रसिया के लिए ऐसा खजाना खोलने का प्लान तैयार कर लिया है कि पूरी दुनिया मजबूर है कि ये देखने के लिए कि भारत और रसिया चुपचाप पक्का क्या रहे। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा महा ऑफर रखा है जो रसिया की पूरी दिक्कत को हल करने के साथ साथ भारत के सबसे पुरानी जो चिंताएं हैं उनको मिटाने की कैपेबिलिटी रखता है। दोस्तों, सवाल यह है कि रसिया की सबसे बड़ी कमजोरी को भारत ने कैसे अपनी सबसे बड़ी ताकत के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। क्या यह ऑफर अमेरिका और उसके साथियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकता है? और क्या यह साझेदारी भारत को संसाधनों की वैश्विक दौड़ के अंदर सबसे आगे ले जाने की कुव्वत रखती है? तो दोस्तों, रसिया की ताकत और कमजोरी दोनों एक ही जगह छुपी हुई हैं, उसके नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर्स, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ मिनरल्स। दोस्तों, सब कुछ भरपूर मात्रा में मौजूद है, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद में लगे सैंक्शंस ने इन रिसोर्सेज को दुनिया तक पहुंचाने के रास्ते संकरे कर दिए हैं। वैश्विक बैंकिंग सिस्टम के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, इंश्योरेंस पर रोक लगा दी गई, शिपिंग कंपनियों की झिझक वहां पर देखने को मिल रही है। इन सब ने मिलकर के दोस्तों रसिया की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी कमजोरी में कन्वर्ट कर दिया है। खजाना घर में पड़ा है, पर बेचने के लिए खरीदारों का दायरा सीमित होता जा रहा है, और यहीं पर भारत ने मैदान में उतर करके पूरा इक्वेशन चेंज कर दिया है। वो भी सिर्फ खरीदार बनकर के नहीं, बल्कि पार्टनर बनकर के। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के अंदर भारत के राजदूत विनय कुमार ने एक साफ और मजबूत संदेश दिया है। फर्टिलाइजर्स, जरूरी मिनरल्स और माइनिंग्स जैसे सेक्टर्स के अंदर इंडिया के लिए रसिया में उत्पादन यानी कि मेकिंग इन रसिया फॉर इंडिया मॉडल को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि जो सामान भारत को लंबे वक्त तक चाहिए वो सीधा रसिया की जमीन पर बनेगा, लेकिन उसका टारगेट मार्केट भारत होगा, यानी प्रोडक्शन रसिया के अंदर होगा, प्लानिंग भारत की जरूरत के हिसाब से होगी एंड आउटपुट की गारंटी इंडिया के लिए होगी। ये मॉडल दोनों देशों के बीच साधारण ट्रेड से आगे बढ़कर के इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर एंड कंबाइंड सप्लाई चेन की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। और दोस्तों, यहां सबसे बड़ा जो मोर्चा है वो खुलता है फर्टिलाइजर सेक्टर्स के लिए। दोस्तों, भारत एक विशाल कृषि इकोनॉमी है और उर्वरक उसके लिए ऑक्सीजन की तरह हैं। जब भी ग्लोबल मार्केट के अंदर यूरिया या डीएपी की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हैं, उसका सीधा असर भारत के फार्मर्स और सरकार की जेब के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, एक दौर भी रहा है कि जब किसी दूसरे देश ने आकर के अचानक से फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स पे रोक लगा दी और भारत को काफ़ी महंगा माल खरीदना पड़ा, और यही अनुभव देखते हुए भारत ने फैसला किया है कि अब सिर्फ मार्केट से खरीद नहीं होगी वो, या उस पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, बल्कि सोर्स पर ही अपनी हिस्सेदारी बनानी होगी। इसी सोच ने जन्म लिया है रसिया में जॉइंट वेंचर यूरिया प्लांट के प्लान का। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक रसिया की कंपनी यूराल केम के साथ में इंडियन कंपनियां यानी कि इंडियन पोटास लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और नेशनल फर्टिलाइजर्स मिलकर के एक ऐसा मेगा प्लांट बनाने जा रहे हैं जिसकी कैपेसिटी करीब 20 लाख टन यानी कि 2 मिलियन टन यूरिया एनुअल होगी। अनुमानित इन्वेस्टमेंट लगभग 20,000 करोड़ रुपीस के दायरे में माना जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे प्लांट का आउटपुट मुख्य रूप से भारत के लिए रिजर्व रहेगा। दोस्तों, अब जरा इसका असर समझ लीजिए। पहले भारत फर्टिलाइजर्स के लिए अलग अलग कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहता था।
दोस्तों कभी दाम उछल जाते थे, कभी सप्लाई घट जाती थी, तो कभी अचानक किसी देश ने एक्सपोर्ट पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन रसिया में बनने वाले इस जॉइंट वेंचर प्लांट से जो स्थिति है वो उलट जाएगी। रसिया की सस्ती गैस और कच्चा माल, रसिया की जमीन पर लगा प्लांट और भारत के लिए कॉन्ट्रैक्टेड आउटपुट, ये कॉम्बिनेशन इंडिया के किसानों के लिए एक परमानेंट सिक्योरिटी कवच जैसा होगा। रूस के लिए यह कदम इसलिए फायदेमंद है क्योंकि उसे एक बड़ा और भरोसेमंद ग्राहक लंबे वक्त के लिए मिल जाता है, जबकि भारत के लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि खाद की सप्लाई किसी तीसरे देश की मनमानी के ऊपर डिपेंडेंट। दोस्तों रसिया पहले ही भारत का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर सप्लायर बना हुआ है। साल 2024 में रसिया से भारत को फर्टिलाइजर की सप्लाई पिछले 3 सालों के मुकाबले कई गुना बढ़कर के लगभग 47 लाख टन के आसपास में पहुंच गई, जो 2021 के स्तर से 4 गुना से भी ज्यादा मानी जा रही है। दोस्तों ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रस्ट है वो किस लेवल पे इंक्रीज हुआ। पश्चिमी दबाव के बावजूद रसिया ने भारत को फर्टिलाइजर्स देना जारी रखा और भारत ने भी मौके को पहचान कर अपने इंपोर्ट पोर्टफोलियो के अंदर रसिया की हिस्सेदारी को बढ़ा दिया। यहां बिल्कुल साफ दिखता है कि फर्टिलाइजर्स में रसिया की मजबूरी को भारत ने अपने लिए अवसर के अंदर बदला और अब उसी मजबूरी को जॉइंट वेंचर के जरिए परमानेंट पावर के तौर पर कन्वर्ट किया जा रहा है। दोस्तों फर्टिलाइजर्स के बाद में दूसरा जो नंबर आता है वो है खनिज और क्रिटिकल मटेरियल्स। आज की डेट के अंदर दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाईटेक मशीनरी या डिफेंस इंडस्ट्री है वो लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। अभी तक इस खेल के अंदर कुछ ही देशों का दबदबा रहा है और इस बार उन्होंने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा करके पूरी दुनिया की चेन को हिला करके रख दिया। दोस्तों चाइना के द्वारा फॉस्फेट और दूसरे अन्य फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स पर भी पाबंदियां लगा करके भारत के लिए एक बड़ा अलार्म क्रिएट कर दिया, जिसके बाद में इंडियन कंपनीज ने रसिया की जमीन पर यूरिया प्लांट्स और खनिज प्रोजेक्ट्स की डायरेक्शन के अंदर तेजी लाना शुरू कर दिया। रसिया के पास में इस तरह के क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है, खासतौर पर निकेल, कोबाल्ट, पोटाशियम और अन्य स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज वहां पर मौजूद हैं। अगर इंडिया मेक इन रशिया फॉर इंडिया मॉडल को इन मिनरल्स पर भी लागू करता है, यानी कि रसिया की जो माइंस हैं वहां इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर, लॉन्ग टर्म ऑफ टेक कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब वही संसाधन की रणनीति है जिसे अभी तक दुनिया ताकतवर चाइना से जोड़ करके देखती थी। फर्क सिर्फ इतना था दोस्तों कि यहाँ ये सब दोस्ती, पारदर्शिता और दोनों देशों के हितों को संतुलन के साथ में किया जाएगा ताकि दोनों की इकोनॉमीज को बूस्ट मिल सके। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल मजबूत होता है कि क्या भारत अब सीधे संसाधनों के स्रोत पर कब्जा जमाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है? तो जवाब यह है दोस्तों कि भारत इस डायरेक्शन के अंदर बेहद आक्रामक और सोची समझी रणनीति के साथ में आगे बढ़ रहा है। फर्टिलाइजर्स में जॉइंट वेंचर्स, मिनरल्स में पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म ट्रेड टारगेट्स और ये सब मिलकर के एक साल या एक सरकार की नीति नहीं हो सकती है, बल्कि आने वाले कई दशकों के लिए बनाई जा रही आर्थिक ढांचे का वो मजबूत पहलू है जो बहुत काम आएगा। दोस्तों अब आते हैं उस हिस्से के ऊपर जो रसिया के लिए इस पूरे खेल को आर्थिक लाइफलाइन बना देगा, वो है पेमेंट सिस्टम एंड ट्रेड रूट्स। दोस्तों जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया के कई बैंकों के ऊपर स्विफ्ट सिस्टम से उसे निकाल करके बाहर फेंक दिया, तो उसके लिए डॉलर्स या फिर यूरोस के अंदर पेमेंट करना काफी टफ हो गया। ऐसे में इंडिया और रसिया ने लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड आगे बढ़ाने, रुपया रूबल मैकेनिज्म और वैकल्पिक पेमेंट चैनल्स पर काम करना स्टार्ट किया। इस तरह की जो व्यवस्था है उससे रसिया को ये फायदा मिला कि वो भारत के साथ में व्यापार जारी रख सके और भारत को ये फायदा ये हुआ कि सस्ता तेल, फर्टिलाइजर्स और दूसरे सामान बिना डॉलर पर डिपेंडेंसी के वो खरीद सका है। इसके साथ ही दोस्तों भारत अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई को वैश्विक स्तर के ऊपर फैला रहा है। यूपीआई हर महीने 18 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन संभाल रहा है, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर इंक्लूड हो चुका है। अगर दोस्तों आगे चल करके भारत रसिया के बीच में द्विपक्षीय व्यापार में यूपीआई या इसी तरह के इंटरफेस का इस्तेमाल होता है, तो दोनों देशों के बीच में पेमेंट तेज, पारदर्शी और बिना किसी अनावश्यक रुकावट के हो सकता है। इस एक कदम से डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी और कम हो जाती है। रसिया को
ऑप्शनल पेमेंट चैनल्स मिल जाते हैं और इंडिया भी अपने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को एक नई ऊंचाइयों के ऊपर लेके चला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ट्रेड केवल पेमेंट तक सीमित नहीं होता है, उसके लिए रास्ते भी जरूरी होते हैं और यहीं पर आता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC। दोस्तों, ये रसिया से ईरान के जरिए भारत और आगे खाड़ी देशों तक अफ्रीका तक पहुंचने वाला एक मल्टी मोडल ट्रेड रूट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के अंदर इसी कॉरिडोर के जरिए इंडिया रसिया ट्रेड लगभग 2 गुना हो गया और इस रूट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी 50% से ज्यादा तक कम हुई है, जबकि समय भी काफी इससे घट गया है। रसिया ने दोस्तों 2026 तक रसिया ईरान भारत वाले रूट को और ज्यादा मजबूती से लागू करने का टारगेट रखा है, ताकि समुद्री रास्ते के अलावा ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर भी मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आ सके। दोस्तों, INSTC के जरिए जब भारत रसिया के बीच में सामान तेजी से आने जाने लगेगा तो फर्टिलाइजर्स, खनिज, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और फूड प्रोडक्ट्स सबकी सप्लाई चेन और ज्यादा मजबूत होगी। अभी ज्यादातर ट्रेड समुद्री रास्तों से होता है, लेकिन जैसे जैसे ये कॉरिडोर पूरी तरह से परिपक्व होगा, ये दोनों देशों के लिए एडिशनल सुरक्षा का जो नेटवर्क है उसका काम करेगा। दोस्तों, कोई भी बाधा आने पर माल भेजने के लिए दूसरा रास्ता हमेशा से खुला रहेगा। अब जरा उन आंकड़ों के ऊपर नजर डालते हैं दोस्तों, जो दिखाते हैं कि इंडिया रसिया आर्थिक रिश्ते कितने तेजी के साथ में बदल रहे हैं। तो साल 2019-20 में दोनों देशों के बीच में ट्रेड का आंकड़ा जहां अपेक्षाकृत कम था, वहीं 2024-25 तक ये बढ़कर लगभग 66 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो दोस्तों पिछले 5 सालों के अंदर 5 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। हाल ही के वर्षों में भी दोस्तों इसके अंदर 9% तक की एडिशनल ग्रोथ दर्ज की गई है। अब दोनों देशों ने मिलकर के 2030 तक 100 अरब डॉलर का टारगेट रखा है और हालिया बैठकों में ये साफ संकेत मिल गए हैं कि इस लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, इस बढ़ते व्यापार की रीढ़ केवल तेल या डिफेंस नहीं है। फर्टिलाइजर्स, कोयला, खनिज, खाद्य पदार्थ, मशीनरी, डिजिटल सेवाएं, शिपिंग और मैन पावर, ये सब सेगमेंट्स मिलकर के एक व्यापक आर्थिक गठबंधन की तस्वीर बनाते हैं। दोस्तों, ये वो जगह है जहां भारत ने रूस के लिए इकोनॉमिक लाइफलाइन जैसा ऑफर रखा है। रसिया के लिए ये ऑफर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे वेस्टर्न मार्केट्स में जो झटका लगा है उसकी भरपाई के लिए नए, स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत थी और भारत ने उस खाली जगह को भरना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, बात करते हैं रसिया के अंदर बढ़ते भारतीय कामगारों की। तो हाल ही के वर्षों में रसिया में काम करने वाले भारतीयों की तादाद के अंदर 70 से 80 हजार तक इनकी जो है कैपेसिटी भी पहुंच गई है। तो दोस्तों, हाल ही के वर्षों में रसिया में काम करने वाले भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़कर के 70 से 80 हजार तक पहुंच चुकी है और आने वाले वक्त में ये आंकड़ा और भी ऊपर जाने वाला है। रशियन इंडस्ट्री के अंदर लेबर शॉर्टेज झेली जा रही है। दोस्तों, रसिया की आबादी तेजी के साथ में बढ़ रही है और युद्ध और माइग्रेशन के चलते कामगारों की तादाद वहां पे कम हो रही है और इस गैप को फिल करने के लिए रसिया भारत समेत कई देशों के वर्कर्स बुला रहा है। दोस्तों, 2026 में कम से कम 40,000 नए भारतीय वर्कर्स रसिया आने की योजना का भी जिक्र किया गया है। कई विश्लेषक इसे केवल रोजगार का मौका मान करके छोड़ देते हैं, लेकिन असली गेम इससे कहीं ज्यादा आगे है। जब किसी देश की कंपनियां दूसरे देश में प्लांट लगाती हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर उसी देश के कामगार भी काम करने लगते हैं, तो दोनों देशों के बीच में आर्थिक रिश्ते और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। भारतीय इंजीनियर, तकनीशियन और मजदूर जब रूसी प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स और इंडस्ट्रियल हब्स के अंदर काम करते हैं, तो वो केवल मजदूरी नहीं करते बल्कि भाषा, सिस्टम, बिजनेस। दोस्तों, रसिया के अंदर बढ़ते भारतीय वर्कर्स की मौजूदगी ये संदेश देती है कि भारत की पकड़ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी बहुत मजबूत हो रही है। अब दोस्तों, जरा अमेरिका और पश्चिम के नजरिए से इस पूरी पिक्चर को देखें तो लंबे वक्त से अमेरिका और कई यूरोपीय देश कोशिश कर रहे थे कि भारत रसिया रिश्तों में दूरी बनाई जाए। खास करके यूक्रेन युद्ध के बाद में भारत के ऊपर दबाव बनाया गया कि वो रूस से तेल और दूसरे सामान की खरीदारी कम करे, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के साथ में कोई समझौता नहीं करेगा। जहां सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेंगे,
जहां भरोसेमंद सप्लाई मिलेगी वहां से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे। रसिया में यूरिया प्लांट्स, फर्टिलाइजर जॉइंट वेंचर्स, मिनरल में संभावित इन्वेस्टमेंट और $100 अरब का ट्रेड टारगेट, ये सब पश्चिम के लिए संदेश है कि भारत पर दबाव डाल करके उनके रिश्ते तय नहीं किए जा सकते। और यहीं पर दोस्तों सवाल जोर से उठता है कि क्या भारत ने रूस को ऐसा आर्थिक सहारा दे दिया है जिससे पश्चिमी प्रतिबंधों की ताकत काफी हद तक कम हो गई। रसिया के लिए भारत के साथ बढ़ता तेल, फर्टिलाइजर और मिनरल ट्रेड, नए कॉरिडोर्स, लोकल करेंसी पेमेंट सिस्टम और इंडियन वर्कफोर्स की मौजूदगी, ये सब एक साथ मिलकर के मॉस्को के लिए महत्वपूर्ण बफर जोन साबित हो रहे हैं। मतलब दोस्तों, ये चाहे पश्चिम कितना भी दबाव लगाए, रसिया के पास में एशिया में मजबूत पार्टनर मौजूद रहेगा जो उसे बड़े स्तर पर व्यापार करने के लिए तैयार है। अब दोस्तों, इसका असर भारत के अंदर भी समझते हैं। जब रसिया की धरती के ऊपर भारतीय कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर लगते हैं, खास करके फर्टिलाइजर्स और मिनरल सेक्टर के, तो भारत को कई तरह के लाभ एक साथ मिलते हैं। पहला फायदा ये मिलता है कि लंबे वक्त के लिए सस्ती और स्थिर खाद की गारंटी हमें मिल जाती है, जिससे किसानों को राहत मिलती है और सरकार की सब्सिडी का बोझ भी कंट्रोल में रहता है। दूसरा बेनिफिट इससे होता है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। दोस्तों, लंबे वक्त के लिए ऑफ-टेक कॉन्ट्रैक्ट, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चा माल मिलना आसान हो जाता है। तीसरा बेनिफिट है वो है भारत की कंपनियों को ग्लोबल लेवल के ऊपर खनन और मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव मिल जाता है, जिससे उनकी कैपेसिटी काफी इंक्रीज होती है। और दोस्तों, सबसे बड़ा संदेश ये है कि भारत अब सिर्फ रॉ प्रोडक्ट खरीदने वाला कंट्री नहीं है, बल्कि खुद प्रोडक्शन और संसाधन चेन का हिस्सा बन रहा है। रसिया की जमीन पर चल रहे जॉइंट वेंचर भारत के किसानों के खेतों, भारतीय फैक्ट्रियों में मशीनों और भारतीय टेक्नोलॉजी के फ्यूचर से सीधे जुड़े होंगे। यहाँ से एक नई तस्वीर उभरती है जहाँ रसिया और भारत मिलकर के ऊर्जा, खाद और रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन का नया केंद्र बन सकता है। अब दोस्तों, अगर इन सब बातों को जोड़ करके देखें तो साफ दिखता है कि भारत ने रूस के सामने जो महा ऑफर रखा है उसमें कई परतें हैं। पहली परत है रसिया की सबसे बड़ी कमजोरी यानी प्रतिबंधों से जूझती सप्लाई चेन को भारत ने अपने लिए ताकत बना लिया और अब उसकी जमीन पर प्लांट लगा करके उस कमजोरी को स्थायी ताकत के रूप में बदला जा रहा है। दूसरी जो लेयर है वो है भारत ने खाद्य, खनिज और ऊर्जा जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के अंदर सोर्स के ऊपर पकड़ बनाने की शुरुआत कर दी है ताकि आने वाले दशकों में वो किसी भी ग्लोबल शॉक से बच सके। तीसरी जो लेयर है वो है दोनों देशों ने मिलकर के $100 अरब के ट्रेड, नए कॉरिडोर्स, लोकल करेंसी पेमेंट और मैन पावर मोबिलिटी के जरिए एक नए आर्थिक गठबंधन की नींव रख दी है जो केवल डिफेंस पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों और भविष्य की टेक्नोलॉजी के ऊपर खड़ा है। अब दोस्तों, फैसला भारत के लोगों और दर्शकों के ऊपर है कि इस कदम को आप कैसे देखते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।